देखो यहाँ पे लास्ट क्लास मेरे ख्याल में इस वाले क्वेश्चन तक हो गया था, इसका ज़्यादा नहीं है, 3 ही क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है, तीनों क्वेश्चन लेकिन एक से एक लाजवाब क्वेश्चन। आपको 100% फोकस करके ध्यान देना होगा और कंप्लीट हो जाने के बाद अच्छा भी फील होगा आप लोग, ठीक है। पहला सवाल, टेक 1 मिनट, आराम से पढ़िए, सोचिए इसके बारे में कि क्या बोलना चाह रहा है आपको। देखो स्टार्ट कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन इसका। एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अपने हिसाब से सोच लेते हैं, फिर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा कि जो इस पूरे सिचुएशन को एक्चुअली पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला हुआ हम लोगों को कि अ मैन 2 मीटर टॉल वॉक्स एट अ रेट ऑफ 1 2/3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स अ स्ट्रीट लाइट विच इज़ 5 1/3 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है ना। अब इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए लेट मी शो यू दिस। अब ऐसा समझिए कि एक लाइट पोल है जिस पे आपका लाइट खड़ा है और एक इंसान है जो उस लाइट पोल के तरफ आई विल से कि मूव कर रहा है। देखिए ध्यान से, अगर समझ में आए तो बताइए। ये इंसान है जो लाइट पोल की तरफ जा रहा है, लाइट पोल अपने लोकेशन पे फिक्स है। जैसे जैसे ये इंसान आगे की तरफ जाएगा देयर आर सर्टेन थिंग्स जो चेंज होगा। एक चेंज होगा कि मान लो कि लाइट पोल और मैन के बीच में शुरू में कोई एक डिस्टेंस रहेगा, लेकिन फिर ये किसी स्पीड से उस तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस समय के साथ में बढ़ता जाएगा कि कम होता जाएगा? कम होता जाएगा, इस बात को समझना है। वेरी गुड। दूसरा क्या है कि आप ऐसा सोचिएगा, मतलब इसमें तो 360 डिग्री में लाइट आ रही है इसीलिए आपको फील नहीं होगा, लेकिन सपोज करो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और एक ही लाइट का सोर्स है यहाँ पे, तो शेडो इस साइड बनेगा कि इस साइड बनेगा? इस साइड बनेगा मेरे ख्याल में। सिमिलरली इधर लाइट है तो शेडो इधर बनेगा। तो उस तरीके से अगर आप सोचोगे तो ये आपका लाइट पोल हो गया, यहाँ से लाइट आ रहा होगा, मैंने यहाँ खड़ा तो शेडो किधर बनना चाहिए? इस तरफ कि उस तरफ? इस तरफ ही बनना चाहिए। तो ये उसका शेडो है, ठीक है। शेडो कैसे बनता है? तो लाइट का एक रे उसके माथे को टच करके ग्राउंड को टच कर रहा होगा और वही रे जहाँ टच करेगा ग्राउंड को उस पॉइंट पे शेडो का एंडिंग पॉइंट होगा और इतना लंबा उसका शेडो हो जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में। अब जैसे जैसे ये इंसान आगे जाएगा, एक तो चेंज होगा आपके कि ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, दूसरा समय के साथ में ये शेडो का लेंथ भी चेंज होता जाएगा। और जो शेडो का ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं टिप ऑफ द शेडो। क्या बोलते हैं बताओ? टिप ऑफ द शेडो। इसका लोकेशन भी चेंज होता रहेगा, ये भी फिक्स नहीं है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा एक्स विल चेंज एंड एक्स के बारे में आई एम श्योर कि इट विल डिक्रीज, सिमिलरली वाई विल ऑल्सो डिक्रीज एंड दिस पॉइंट इट विल कीप ऑन मूविंग। ये यहाँ फिक्स नहीं रहेगा, ये धीरे धीरे उस तरफ क्या होने लगेगा? शिफ्ट होने लगेगा। देखो यहाँ तक चीज़ समझ में आया कि नहीं है? अब हम धीरे धीरे वैल्यू एसोसिएट करने का ट्राई करेंगे थोड़ा सा इसमें। अब देखिए यहाँ पे कि मैन का हाइट आपको कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। तो यहाँ पर इस मैन वाले पार्ट में हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 2 मीटर। फिर जो आपका स्पीड है मैन का वो कितना दिया हुआ बताओ? 1 2/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन से आप इम्प्रॉपर बनाओ, क्या हो जाएगा? 5/3। और सिंस ये धीरे धीरे कम होता जाएगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? मेरे ख्याल में dx/dt इज इक्वल्स टू -5/3 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आ रहा है? फिर आगे आप देखो, लाइट पोल का मतलब स्ट्रीट लाइट विच इज 5 1/3 मीटर अबव द ग्राउंड, इसको अगर आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हो तो कितना आ जाएगा? 16/3। और ये 16/3 क्या है एक्चुअली? ये वाला हाइट ऑफ द लाइट पोल, ठीक है मेरे ख्याल में। आगे आप देखिए, एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ द शेडो मूविंग। मतलब आपको एक तो पूछ रहा है ये जो ए पॉइंट है ना, ये कौन से रेट से मूव कर रहा है? ये कौन से रेट से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इस फोटो में एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, थोड़ा सोच के जवाब देने का ट्राई करना, कि मैन और उसका जो टिप ऑफ द शेडो है आर दे फिक्स? बोथ आर मूविंग। तो कभी भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में आप किसी चीज़ का डिस्टेंस नहीं नाप सकते। मतलब बहुत लोग के मन में ये डाउट रहता है एक कि मेरे को जो पूछा है ना कि टिप ऑफ द शेडो कौन से रेट से मूव कर रहा है ये बताओ, तो वो सोचते हैं कि हमको dy/dt पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बताओ? dy/dt। बट एक्चुअली टिप ऑफ द शेडो जो मूव करेगा वो dy/dt विल नॉट रिप्रेजेंट। dy/dt विल रिप्रेजेंट कि शेडो कौन से रेट से चेंज हो रहा है, क्योंकि y जो है वो सिर्फ शेडो रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर आपको टिप ऑफ द शेडो कौन से रेट से मूव कर रहा है ये पता करना है तो आपको पहले टिप ऑफ द शेडो का डिस्टेंस किसी फिक्स ऑब्जेक्ट से निकालना होगा। और इस पूरे फोटो में फिक्स ऑब्जेक्ट कौन है? आपका लाइट पोल आपका फिक्स ऑब्जेक्ट है। तो आपको पहले जानना होगा कि टिप ऑफ द शेडो का लाइट पोल से डिस्टेंस कितना है? x + y। कितना है डिस्टेंस बताओ? x + y। तो टिप ऑफ द शेडो का जो रेट ऑफ मूवमेंट होगा ना वो हो जाएगा dd ऑफ क्या? x + y। जो आपको क्वेश्चन के पहले भाग में पूछा हुआ कि एट व्हाट रेट द टिप ऑफ द शेडो इज मूविंग। तो इसका आंसर होगा टू बी ऑनेस्ट हमारे फोटो के हिसाब से dd ऑफ x + y। ठीक है मेरे ख्याल में। आगे आप देखिए कि एट व्हाट रेट इज द लेंथ ऑफ हिज शेडो चेंजिंग व्हेन ही इज 3 1/3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट।
अब इसमें आप देखो कि इसमें डायरेक्टली आपको पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ द शेडो कौन से रेट से चेंज हो रहा है ये बताओ, तो इसका आंसर कौन देगा आपको? फोटो के हिसाब से इसका आंसर आपको देगा dy/dt, वो भी कितने वैल्यू पे? यहां देखो एक बार फोटो में देखो, ज्यादा समझ में आएगा। लेंथ ऑफ द शेडो कौन है? y, तो इसीलिए लेंथ ऑफ शेडो का जो रेट ऑफ चेंज होगा वो आपको कौन देगा बताओ? dy/dt। और ये जो लाइन आपको बोला हुआ है ना कि व्हेन ही इज 3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट, इसका क्या मतलब है कि आपको काइंड ऑफ x का वैल्यू बताया हुआ है उस सिचुएशन, ठीक है ना। x का वैल्यू कितना बताया हुआ बोलो? 3 है, राइट। तो क्या हो जाएगा 10/3, x इक्वल्स टू 10/3 मीटर पे आपको इसका वैल्यू पूछा हुआ। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। अब इन सारी इन्फॉर्मेशन को बताने वाला एक फ़ोटो आप इसको भी देखो, ये मैंने थोड़ा पहले ही रेडी कर लिया आप लोग के लिए ताकि क्लास में थोड़ा समय कम नष्ट हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये फिर से क्या हो गया आपका लाइट पोल, ये क्या हो गया आपका आदमी। आदमी का हाइट कितना था? 2 मीटर, और लाइट पोल का कितना था? 16/3, तो 16/3 मीटर, ठीक है। x हो गया डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द लाइट पोल, और dx/dt क्वेश्चन में कितना बताया हुआ आपको? -5/3 मीटर पर सेकेंड। y क्या हो गया आपका? लेंथ ऑफ शेडो। क्वेश्चन के एक पार्ट में आपसे dy/dt पूछा हुआ है, जब आपसे मांगा गया कि लेंथ ऑफ शेडो कौन से रेट से चेंज हो रहा होगा, और दूसरे में जब आपको पूछ रहा है कि टिप ऑफ द शेडो कौन से रेट से मूव कर रहा होगा, उसका आंसर विल बी गिवन बाय dt ऑफ x + y, ठीक है। और यहाँ पर x + y इज द डिस्टेंस ऑफ द टिप ऑफ द शेडो फ्रॉम द लाइट पोल। और एक बात फिर से याद रखना कि जब आपको टिप के मूवमेंट का रेट पूछेगा ना, आप उसमें dy/dt का आंसर नहीं कर सकते हो। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग, तो उसका जो कंपैरिजन है वो एक फिक्स ऑब्जेक्ट से ही हो सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट से नहीं हो सकता। आया यहाँ तक सारा समझ? इस चीज़ को बनाइए आप एज इट इज। देखो एक डाउट आया है कि dx/dt को -5/3 मीटर पर सेकेंड क्यों माना। मैं इस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, नया आइडिया आप लोग के लिए हो सकता है नहीं समझ में आया होगा। ये जो मैन है ना, ये शेडो के तरफ मूव कर रहा है कि शेडो से अवे मूव कर रहा है? शेडो के तरफ, ये अवे बोला है नहीं, टुवर्ड्स द स्ट्रीट, मतलब लाइट पोल के तरफ जा रहा है ना, अवे तो नहीं मूव कर रहा है, तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे ये इसके तरफ जाएगा वैसे वैसे ये x का वैल्यू कम होता जाएगा, धीरे धीरे के बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा। तो मान लो कि अभी इसका कुछ डिस्टेंस है, थोड़ी देर के बाद में जब मैं चेक करूंगा तो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये डिक्रीजिंग का सिचुएशन है कि इंक्रीजिंग का सिचुएशन है? डिक्रीजिंग का सिचुएशन है, इसीलिए मैंने dx/dt के वैल्यू के पहले माइनस साइन लगा दिया। आया लॉजिक समझ? चलो फटाफट कॉपी करो। चलो 1 मिनट के लिए फिर से सब लोग बोर्ड की तरफ देखो। बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा सा आइडिया है, इसको थोड़ा सोचने का ट्राई करिएगा। अब हमको ओवरऑल ये समझ में आ गया कि गिवन क्या है और पूछा क्या है हमको। गिवन है हमको dx/dt, फर्स्ट फेज में पूछा है कि व्हाट इज dy/dt, और सेकंड फेज में हमसे पूछा कि व्हाट इज dt ऑफ x + y। ये दोनों क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो अगला जॉब हमारा क्या होना चाहिए? हमारा जॉब होना चाहिए कि x और y के बीच में हमको क्या चाहिए? एक रिलेशनशिप। क्या चाहिए हमको बताओ? रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप फाइंड करने का जो तरीका है वो हो तो कुछ भी सकता है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो बहुत अनोखा होगा। अनोखा क्या होगा? क्लास 10 में हमने एक चैप्टर पढ़ा रखा है जिसका नाम है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। आप यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल को ऑब्जर्व कीजिए, इसको और इसी पे ओवरलैपिंग बड़ा वाला को। इस छोटे और बड़े ट्राइंगल को आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं सिमिलर। क्या कर सकते हैं बताइए? सिमिलर। बोलिएगा सर कैसे कर सकते हैं? तो देखो ये 90 डिग्री और ये क्या हो जाएगा बताओ? 90 डिग्री। आ रहा समझ? उसके बाद में ये जो एंगल है वो छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल दोनों में क्या है? कॉमन। तो एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। और दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गया, दोनों ट्राइंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया, तो छोटे ट्राइंगल का सारा साइड और बड़े ट्राइंगल का सारा साइड क्या होगा? एक दूसरे से प्रोपोर्शनल। क्या होगा बताओ? प्रोपोर्शनल, या सिंपल वर्ड्स में बोलो तो रेशियो सेम, ठीक है ना। अब यहाँ बोर्ड पर देखते रहना एक बार आप लोग, 1-2 स्टेप का ही काम है, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पर हम बोलेंगे कि इन ट्राइंगल कौन सा? CDA एंड ट्राइंगल कौन सा? BEA, वी हैव एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल E, इसका रीजन होगा 90 डिग्री। फिर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, इसका रीजन क्या होगा? कॉमन। फिर हम बोलेंगे कि देयरफॉर बाय क्या? एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल, आई विल से कि DAC इज सिमिलर ट्राइंगल EAB। अब देखो ये मैंने कैसे चूज किया, ऊपर मैंने अलग नाम लिया था, नीचे मैंने अलग नाम लिया।
तो ऊपर तो आप कुछ भी ले सकते हो क्योंकि ट्राइंगल आपको बस इंडिकेट करना है, लेकिन नीचे जो आप लिखोगे उसके बेसिस पर ही रेशियो डिसाइड होगा आपका। तो इसमें करेक्ट फॉर्मेट होना बहुत जरूरी है। करेक्ट फॉर्मेट मैंने कैसे लिया, पहले मैंने फोकस किया अपने इस वाले एलिमेंट पे कि इधर डी है उधर क्या है, ई है। दैट मीन्स कि डी और ई करस्पॉन्डिंग एंगल्स होना चाहिए। तो यहाँ डी का नाम ले लिया, यहाँ ई का नाम ले लिया। अगला एलिमेंट मेरा था कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ई, तो यहाँ पर भी ए लिया और करस्पॉन्डिंग में भी क्या लिया, ए लिया। ट्राइंगल में टोटल 3 लेटर होता है, 2 का पोजीशन अगर ठीक से डिसाइड कर लिया तो तीसरा को थर्ड वाले पे बिठा दो, ठीक है। तो इस ऑर्डर में आपका ट्राइंगल डिसाइड हो गया। ये डिसाइड होने के बाद में आप कह सकते हैं कि देयरफॉर डी ए डिवाइडेड बाय क्या, ई ए, यहाँ से फर्स्ट सेकेंड तो वहाँ से भी फर्स्ट सेकेंड, शुड बी इक्वल्स टू ए सी बाई ए बी शुड बी इक्वल्स टू आई थिंक डी सी बाई ई बी। वैसे ये तीनों मेरे काम नहीं आएगा, कुछ काम आएगा, कुछ को हम छोड़ देंगे, अभी वो बोर्ड से देख के आपको समझ में आ जाएगा। डी ए बाई ई ए को देखो एक बार, डी ए बाई ई ए, डी ए का वैल्यू किससे रिप्लेस कर सकते हो, सोचो जरा, एक्स प्लस वाई। और ये आपके काम का है क्योंकि आपको एक्स और वाई में ही रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। लिखो दिस एम्प्लाइज एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई ई ए को किससे रिप्लेस कर सकते हो, वाई, ऐसे छोड़ दो। ए सी को किससे रिप्लेस कर सकते हो, ए सी। अब देखो ए सी का वैल्यू भी नहीं पता आपको और चाहिए भी नहीं, तो आई विल से कि इस रेशियो को ही डंप कर दो पूरा, ठीक है। डी सी बाई ई बी पे फोकस करो। डी सी कितना है 16/3 शायद, और ई बी कितना है 2 है ना, ओके। सो दिस एम्प्लाइज एक्स प्लस वाई बाई वाई इज इक्वल्स टू कितना रहेगा बताओ, 16/3 इंटू 2, 2 और 16 काट लो 8, ठीक है। अब अगले पेज पे काम करते हैं। एक्स प्लस वाई बाई वाई इज इक्वल्स टू 8/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8y, 3y को वहाँ ले जाओ तो 3x इज इक्वल्स टू आई विल से 5y, और आपको क्या चाहिए अल्टीमेटली, dy dt चाहिए, तो y को फ्री कर लो यहाँ से, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, 3/5 इंटू एक्स या 3x/5 वट एवर यू से। अब आप कर लो dbs wrt t, तो देखो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, dy dt इज इक्वल्स टू 3/5 इंटू dx dt, ठीक है। और इसमें से dx dt का वैल्यू तो पता है आपको, दिस एम्प्लाइज dy dt इज इक्वल्स टू कितना, 3/5 इंटू क्या, -5/3, और कट के कितना हो जाएगा बताओ, 5 गॉन, 3 गॉन, इज इक्वल्स टू -1। क्लियर मेरे ख्याल में। सो देयरफॉर dy dt इज इक्वल्स टू -1 और यूनिट विल बी अगेन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये dy dt क्या बता रहा है आपको प्रैक्टिकली, लेंथ ऑफ शेडो वो कौन से रेट से चेंज हो रहा है, और अगर ये नेगेटिव आया है इसका क्या मीनिंग है कि धीरे धीरे वो भी छोटा ही हो रहा होगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपको क्या पूछा हुआ था कि टिप ऑफ द शेडो कैसे मूव करेगा, तो वो आपको कैसे मिलेगा, x प्लस वाई का। अच्छा, इसमें x इक्वल्स टू 10/3 पे पूछा था, बट कोई मतलब नहीं है क्योंकि जब आपने डिफरेंशिएट किया तो उस वाले एक्सप्रेशन में x बचा ही नहीं कहीं पर भी डालने के लिए, तो जो ये आंसर है वही आंसर है, ठीक है। चाहो तो एक लाइन और बढ़ा दो यहाँ पे कि dy dt एट x इक्वल्स टू 10/3 भी वही आंसर रहेगा, -1। और नेक्स्ट आप लिखो अगेन, क्वेश्चन से थोड़ा लैंग्वेज देख लो कि रेट ऑफ टिप ऑफ हिज शैडो, ऐसा लिखूं, रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ टिप ऑफ द शैडो, टिप ऑफ द शैडो इज इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। और ये आपको मिल जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू डी एक्स डी टी प्लस डी वाई डी टी। दोनों का इंडिविजुअल आंसर है आपके पास। डी एक्स डी टी कितना है, -5/3 है, और डी वाई डी टी अभी भी मिला है हमको -1। सॉल्व करने पे नीचे 3 और ऊपर कितना आ जाएगा, -5 -3, सॉल्व टुगेदर -8/3। मिक्स फ्रैक्शन करोगे तो क्या होगा, -2 2/3 शायद, नहीं, मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा आपके टिप ऑफ द शैडो के मूवमेंट का रेट।
अच्छा चलो आगे बढ़ रहे हैं, अब अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको। यहाँ देखो एक बार कर रहे हैं डिस्कस इसको थोड़ा सा। अ काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, मैं पहले पढ़ देता हूँ और फिर आपको एक डायग्राम दिखा के सिचुएशन एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा कि एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अ काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 151.5 मीटर। इसका मतलब ये देखो, सपोज करो कि ग्राउंड से ये हाइट है जो 151.5 है। जनरली काइट का नेचर ये है कि वो इस तरीके से ऊपर जाता है, ठीक है ना, कि वो थोड़ा थोड़ा आगे भी जाता रहता है और थोड़ा थोड़ा उसका हाइट भी बढ़ता रहता है, ऐसे टेढ़े हुए में वो जाता है। लेकिन इस लाइन के कहने का मतलब है कि भाई वो ऐसे टेढ़ा नहीं जा रहा है, उसका हाइट जो वो पक्का फिक्स है और बस हवा चल रहा है वो आगे जा रहा है ऐसे, ठीक है। और हर बार उसका ग्राउंड से हाइट कितना मेंटेन करके चल रहा है वो 151.5। क्लियर मेरे ख्याल में। देखिए फिर से पढ़ते हैं एक बार। काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 151.5 मीटर्स, ओके। इफ द स्पीड ऑफ द काइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये जो यहाँ खड़ा है और ये जो आगे जा रहा है, इसका स्पीड आपको कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। और याद रखना कि ये हॉरिजॉन्टली आगे जा रहा है, एवरी टाइम इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज 151.5, ठीक है। आगे देखो, हाउ फास्ट इज द स्ट्रिंग बीइंग लेट आउट व्हेन द काइट इज 250 मीटर अवे फ्रॉम द बॉय, बॉयज नहीं होगा ये, बॉय होना चाहिए था, बॉय हु इज फ्लाइंग द काइट, द हाइट ऑफ द बॉय इज इतना। अब आप थोड़ा ध्यान से सोचिएगा इस सिचुएशन को, ठीक है ना। आप एक बार बाहर आ जाओ, हाँ खड़े हो जाओ यहाँ, ऐसे मानो कि ऐसे कुछ पकड़ के रखे हो आप, ये पकड़ लो। मानो कि इसमें वो रस्सी लपेटा हुआ है और यहाँ आपका गुड्डी है, ठीक है ना। ये गुड्डी का क्या कि नॉर्मल नेचर ऐसा होता है कि ये धीरे 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 ऐसे चलता रहता है, ठीक है। लेकिन अभी वैसा नहीं हो रहा। अभी कैसा हो रहा है, देखो ये गुड्डी है, यहाँ पे पकड़ा हुआ उसको, और यहाँ पे बीच में क्या होगा, स्ट्रिंग होगा आपके पास में। ये जैसे जैसे आगे जाएगा, ऑब्वियसली स्ट्रिंग तो ज़्यादा यूज़ होगा ना, आया बात समझ। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यू विल फाइंड कि इसमें से स्ट्रिंग निकलता जाएगा। अब उसका रेट आपसे मोस्ट प्रोबेबली पूछा हुआ है, इसके आगे जाने का रेट कितना दिया हुआ, गेस कर सकते हो, 10 मीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द स्ट्रिंग बीइंग लेट आउट, मतलब वहाँ से ये जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा वहाँ से कितना फास्ट रस्सी निकलता रहेगा, आपसे वो पूछ रहा है। आया बात समझ। और आगे देखो, व्हेन द काइट इज 250 मीटर अवे फ्रॉम द बॉय। अब मतलब जनरली तो क्या है कि अभी कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हुआ इसलिए मैं ज़्यादा ऊंचा नहीं कर रहा हूँ, बट जनरली क्या होता है कि जो गुड्डी उड़ाने वाला है और जो पतंग है वो पतंग उसके हाइट पे थोड़ी उड़ेगा, वो तो बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। आया बात समझ। तो आपको बोला हुआ है कि ये यहाँ था, आगे आगे आके यहाँ हो गया। एक समय के बाद में इसमें और बॉय के बीच में जो डिस्टेंस है इस रस्सी का ही, वो कितना दिया हुआ हम लोग को, 250 मीटर। और जो इंसान ये पतंग उड़ा रहा है उसका खुद का हाइट कितना दिया हुआ, 1.5 मीटर। और पतंग कितना ऊंचा है ग्राउंड से, 151.5 मीटर। आया समझ। अब थोड़ा सा फोटो के साथ में समझते हैं इसको, बैठो, थैंक यू। अब इसको देखो एक बार, आपको पूरा रियलाइजेशन हो जाएगा। ये वो इंसान है जो पतंग उड़ा रहा है, इसका हाइट कितना बताओ, 1.5 मीटर। यहाँ पे आपका पतंग है, ठीक है ना, तो पतंग का हाइट ग्राउंड से कितना है, 1.5। बॉय से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूँ तो ये 1.5 था, तो ये पार्ट भी 1.5, पूरा कितना था 151.5, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 150। जैसे जैसे पतंग आगे जाएगा वैसे वैसे ये रस्सी जैसा बनाया मैंने कुछ ऑरेंज कलर का, ये चीज़ बढ़ता जाएगा। आया बात समझ। इसके आगे जाने का रेट आपको दिया हुआ, क्या रेट है बताओ, 10 मीटर पर सेकेंड। और इसके चेंज होने का रेट आपसे पूछा हुआ कि इसका रेट ऑफ चेंज क्या हो। आया लॉजिक समझ थोड़ा पूरा। अच्छा, कुछ कुछ चीज़ को एक्स और वाई से थोड़ा डिनोट करते हैं। वाई जो है वो आप ऐसा समझो कि बॉय और पतंग के बीच का डिस्टेंस। वाई क्या है बताओ, बॉय और पतंग के बीच का डिस्टेंस। एक्स जो है, मतलब एक्स यहाँ पे है नहीं, वैसे एक्स में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, इसको हम एक्स बोलेंगे, ठीक है। और आप थोड़ा सा खुद के दिमाग पे स्ट्रेस दीजिए, अगर इसके आगे जाने का रेट है मान लो कि 10 मीटर पर सेकेंड, तो सरप्राइजिंगली वी कैन से कि एक्स के भी चेंज होने का रेट है dx dt इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट डू यू से। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ये वाइट लाइन आपको लगता है कि शिफ्ट होता रहेगा। एक्स को अभी क्या बोलोगे, मतलब बॉय और काइट के हाइट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। आप ऐसा समझो कि जो वाइट लाइन है वो एनी टाइम काइट के पोजीशन से ग्राउंड को टच करने वाला एक लाइन है। जैसे जैसे काइट का पोजीशन आगे जाता जाएगा ये वाइट वाले लाइन का भी पोजीशन आगे जाता जाएगा, और जिस रेट से काइट आगे बढ़ेगा उसी रेट से वाइट लाइन भी आगे बढ़ेगा। तो काइट का स्पीड अगर 10 मीटर पर सेकेंड है तो मैं वाइट लाइन के मतलब इस ग्रीन लाइन के भी चेंज होने का स्पीड क्या मान सकता हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर मेरे ख्याल में। तो ये है आपका पूरा का पूरा सिचुएशन, जिसमें dx dt आपको 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, dy dt आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, और बाकी सारा कुछ कुछ वैल्यूज दिया हुआ है, ठीक है। और डिटेल्ड वे में सोचोगे आप
ये यहाँ पर एक बार देख लो कि y क्या है आपका डिस्टेंस ऑफ बॉय फ्रॉम द काइट, ये बॉय खुद है, ये है काइट का हाइट, और ग्रीन वाला जो है ना वो एक्चुअली में क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बॉय एंड द लाइन जॉइनिंग द काइट विद द ग्राउंड, ये उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जिस रेट से काइट आगे जाएगा उसी रेट से व्हाइट वाला लाइन भी आगे जाएगा, और इसको मैंने और ज़्यादा बेटर वे में यहाँ रिप्रेजेंट किया, देखो ठीक है, कि ये अगर x है तो जो इसका स्पीड है वही x का भी रेट ऑफ चेंज होगा। फर्स्ट थिंग, डी वाई डी टी एट वाई इक्वल्स टू 250 आपसे मांगा हुआ है। 250 आपको बोला हुआ था क्वेश्चन में कि जिस मोमेंट पे बॉय और काइट के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 250, उस सिचुएशन का आपसे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रिंग पूछा हुआ है आपसे, तो डी वाई डी टी एट वाई इक्वल्स टू 250 आपसे पूछा हुआ, और बाकी दिस इज द होल सिचुएशन। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब आप देखो, अब तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत बेसिक हो गया, डी एक्स डी टी गिवन है और डी वाई डी टी आपको चाहिए, तो सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एक्स और वाई में रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप कैसे ढूंढ सकते हो, इस फोटो के हिसाब से। मेरे ख्याल में ये साफ साफ बोल रहा है कि ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस होता कौन है, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला, तो इस फोटो में हाइपोटेनस कौन है, वाई। तो क्या होगा आपका स्टेटमेंट बताओ, मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, एक सेकेंड, बताना जरा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, एक्स स्क्वायर प्लस 150 का होल स्क्वायर। आई थिंक आया समझ, क्लियर है पक्का। अच्छा छोड़ो, ये रहने दो, आओ तो करें फिर। दिस इम्प्लाइज, अगर आप इस पे DBS WRT T लगा देते हो तो लेफ्ट में क्या क्या मिलेगा बताओ, 2y dy dt इज इक्वल्स टू क्या, 2x dx dt, और ये वाला क्या हो जाएगा 0। 150 का स्क्वायर कांस्टेंट, तो कुछ करना ही नहीं। इसके आगे देखो 2 कट गया आपका, और आपको चाहिए क्या था, dy dt। तो dy dt का जो फॉर्मूला या आंसर बना आपके लिए वो क्या हो गया बताओ, x डिवाइडेड बाय y, और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास में dx dt। क्लियर मेरे ख्याल में। ऐसा सिचुएशन हम पहले भी फेस कर चुके हैं, हमको dy dt के टाइम पर y बताया हुआ है और क्या नहीं बताया हुआ है, x नहीं बताया हुआ है, तो x हमको अलग से ढूंढना पड़ेगा। x ढूंढने के लिए ज़्यादा चिंता करने का बात नहीं है। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 बोल कर छोड़ूँ तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या बोल सकते हो बताओ, एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225 और 00, मतलब 150 है 15 का स्क्वायर और बाकी 2 0 लगा दिया। फिर यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा, मैं इसको छोटा कर दूँ, थोड़ा स्पेस आ जाएगा, बता रहा हूँ। देखो एक्चुअली में इसको पूरा सॉल्व करने के लिए ना मेरे को x चाहिए, y चाहिए, dx dt चाहिए, तीनों चाहिए। दो तो है मेरे पास में, dx dt है और y है, x नहीं है मेरे पास, तो मैं सोच रहा हूँ कि x निकाल लेता हूँ यहाँ से बाई पुटिंग y इक्वल्स टू 250 इन दिस। तो 250 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 22500। सॉल्व करने पे ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 62500 और माइनस 22500 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सॉल्व करने पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 1 2 3 4 0 हो जाएगा ना, और x इक्वल से कितना आ जाएगा 200। अब आप इसमें क्या कर सकते हो कि दिस इम्प्लाइज कि आप साइड में शो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो डी वाई डी टी इज इक्वल्स टू एक्स का आंसर 200, y का आंसर 250 और डी एक्स डी टी का आंसर 10। ये आपका आंसर। तो 0 0 गया और यहाँ से शायद से 8 आ जाएगा। तो डी वाई डी टी इज इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो स्ट्रिंग रिलीज हो रहा होगा वो 8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से रिलीज हो रहा होगा। ठीक है, कर लीजिए कॉपी फटाफट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट है, पढ़ लीजिए एक बार। चलो देखो एक बार, सोचते हैं। वाटर इज लीकिंग फ्रॉम अ कॉनिकल फनल एट द रेट ऑफ इतना इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द फनल इज इतना एंड हाइट इज इतना। फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग
अंडर व्हेन इट इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। इसमें भी मैं आपको 2 फोटो दिखाऊंगा, पहला बस क्या है कि सिचुएशन समझने के लिए, बाकी क्या है कि मेन क्वेश्चन एक्चुअली कैसे होगा उसको समझने के लिए। देखो यहाँ ध्यान से, ये कहना चाह रहा है कि इस टाइप का कोई एक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कॉनिकल फनल बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर में सपोज करो कि पूरा का पूरा ऊपर तक पहले पानी से भरा हुआ है, लेकिन नीचे वाले पार्ट में मान लो कि लीक है, तो लीक है तो पानी धीरे धीरे बाहर निकलता रहेगा, और जैसे जैसे पानी बाहर निकलता रहेगा आपको 1-2 चीज़ सोचना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। आप मेरे को बताओ कि जैसे जैसे पानी बाहर जाएगा वैसे वैसे फनल अपने आप छोटा होने लग जाएगा क्या? फनल तो उतना ही बड़ा रहेगा। क्या चीज़ चेंज होगा? जो अंदर पड़ा हुआ वाटर है ना आपका, वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। मतलब जैसे जैसे पानी लीक करेगा वैसे वैसे आप देखोगे कि धीरे धीरे ऊपर से पानी कम होने लग गया, ठीक है ना। फिर नीचे आने लग गया, नीचे आने लग गया, नीचे आने लग गया, और एक समय के बाद में पूरा खत्म ही हो जाएगा। आया बात समझ? तो एज दिस लीक विल वर्क आउट, वैसे वैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि पानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसके अंदर में कम हो रहा है। और जो पानी से रिलेटेड कोण है ना, थोड़ा सोचना ध्यान से, मतलब एक्चुअल कोण जो मान लो कि ये फनल है, फनल का साइज तो उतना ही रहेगा, उसका डायमेंशन ये हाइट 20 और रेडियस कितना रहेगा 10, जैसा क्वेश्चन में बताया हुआ। लेकिन जैसे जैसे पानी लीक करेगा तो पानी का जो कोण है ना, जो अंदर बन रहा है उसके, वो धीरे धीरे श्रिंक होता जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? जो पानी का कोण है, मतलब एक्चुअल कॉनिकल फनल विल रिमेन स्टेबल, वो चेंज नहीं हो रहा। उसका हाइट इट इज नाउ 20 एंड इट विल ऑलवेज बी 20, उसका रेडियस इट इज 10, इट विल ऑलवेज बी 10। लेकिन जो अंदर पड़ा हुआ पानी है आपका, एज अ टाइम गोज ऑन, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा पानी लीक होने लगेगा, और ये पानी धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लग जाएगा। तो धीरे धीरे यू विल फाइंड कि पानी से बनने वाला जो कोण है, कोण के अंदर कोण, वो कोण धीरे धीरे क्या होने लगेगा, छोटा होने लगेगा। और आपको यही पूछा है कि वो जो पानी का कोण है ना अंदर में, उसका हाइट चेंज का रेट क्या है। लेवल ऑफ ड्रॉपिंग का मतलब है कि उसका हाइट का रेट ऑफ चेंज पूछा है आपसे। कब, कौन से मौके पे? जब उसका हाइट टॉप से कितना सेंटीमीटर पे रहेगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस चीज़ को देखो समझने के लिए मैंने एक और फोटो बनाया, ठीक है। इसके अंदर में देखो जो येलो और ग्रीन है ना, वो एक्चुअल कोनिकल फनल है, और उनका डायमेंशन है 20 एज वेल एज कितना 10। लेकिन आप ऐसा समझो कि रैंडम किसी मोमेंट टी पे, मतलब पानी है अभी शुरू में तो भरा हुआ पूरा, जैसे जैसे लीक वर्क करेगा वैसे वैसे वो क्या होने लगेगा, श्रिंक होने लगेगा। एट एनी गिवन रैंडम मोमेंट मैंने मान लिया कि पानी का जो रेडियस है वो कितना रहेगा, r। कौन से पानी का? कोनिकल, मतलब कोन का नहीं बोल रहा हूँ मैं, पानी से बनने वाला जो अंदर का कोन है उसका रेडियस में कितना मान के चल रहा हूँ, r। हाइट कितना मान के चल रहा हूँ बताओ, h। क्लियर है? फिर से मैं पूछूंगा कि बाहर वाले कोन का जो डायमेंशंस है, आर दे वेरिएबल या दे आर फिक्स? वो तो फिक्स है। वेरिएबल क्या है? अंदर के पानी वाले कोन का रेडियस और हाइट और वॉल्यूम सब कुछ वेरिएबल है। तो ये जो स्मॉल r और स्मॉल h है, ये आपके हिसाब से वेरिएबल होगा कि फिक्स होगा? मेरे ख्याल में वेरिएबल होना चाहिए। ये चीज़ समझ में आता है अच्छे से? ओके, ऑलराइट। ध्यान से देखना, तो इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला मैं डेवलप करूंगा उसके अंदर में तो बहुत सारा वेरिएबल वगैरह आएगा। अब आप मेरे को ये पिंक वाला जो पानी का कोन है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ। ऐसे मैं ही बता देता हूँ। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता है 1/3, या एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक और पेज ले लेता हूँ। हाँ देखना यहाँ पे, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r² h। यहाँ तक बात समझ में आया? हाँ, मतलब ये पिंक वाली वाटर से बनने वाले कोन का मैंने ये वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा, ठीक है। 2 मिनट बोर्ड पर देखते रहना एक बार। ये पानी जिस रेट से बाहर जा रहा है उसका वैल्यू क्या दिया हुआ हम लोगों को, 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और सिंस हमने ये वॉल्यूम का फॉर्मूला डेवलप किया है किसके लिए, पानी से बनने वाले कोन के लिए, तो जैसे जैसे लीक अपना वर्क करेगा वैसे वैसे पानी आपका कम होता जाएगा कि बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा। तो आप dVdt का आंसर पॉजिटिव में लोगे कि नेगेटिव में? तो dVdt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। CM क्यूब ही था ना? हाँ ठीक, मेरे ख्याल में ये वाला समझ में आया? मैं आ रहा हूँ, ये यहाँ तक समझ में आया ना आपको? क्लियर है पक्का? ओके, 2 मिनट आप बोर्ड पर देखो, आपको ये दिया हुआ है, और अगर क्वेश्चन को ध्यान से हम समझेंगे हमसे DH/dt पूछा हुआ, ठीक है। और लास्ट लाइन का क्या मीनिंग एक बार पढ़ लो आप, DH/dt एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं। देखो, वाटर इज लीकिंग फ्रॉम द कॉनिकल फनल एट द रेट ऑफ इतना, तो ये हमको बता रहा है कि हमारा dVdt कितना है। और सिंस पानी बाहर निकल रहा है, धीरे धीरे हमारे कोन का साइज श्रिंक होता जाएगा, इसलिए हम इसको नेगेटिव में मानेंगे, डिक्रीजिंग का सिचुएशन। आगे, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द फनल इज 10 सेंटीमीटर, ये बाहर वाले फनल का डिस्क्रिप्शन है, एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर, ये लोग फिक्स ही रहेगा, इसको मार्क कर लिया हमने। फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग अंडर व्हेन इट इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। यही इस क्वेश्चन का कैच है, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। अब देखो, मैं पहले सिचुएशन आपको एक्सप्लेन करता हूँ
जैसे जैसे अंदर का पानी श्रिंक होगा ना, वैसे वैसे आप समझो कि जो पानी से बनने वाला कोन है उसका हाइट भी धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। उसके हाइट का ही रेट ऑफ चेंज आपसे पूछा हुआ है। कौन से मोमेंट पे? उस मोमेंट पे जब आपके पानी वाले कोन का ऊपर से जो हाइट है वो कितना रहना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। या आपके पानी वाले कोन का जो टॉप सरफेस है उसका ऊपर से डिस्टेंस कितना रहना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो एच आप नाप रहे हो, ये आप ऊपर से नाप रहे हो कि नीचे से नाप रहे हो? आप तो नीचे से नाप रहे हो। और वो बोल रहा है कि ऊपर से जब आपका पानी वाला कोन 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रहेगा उस मोमेंट DH/dt क्या है ये बताइए। तो यहाँ पर लॉजिक ये है, देखो कि ये 5 अगर रहेगा और टोटल अगर 20 है तो नीचे से वो हाइट कितना होगा, 15। तो आपके जो काम का चीज़ है उसमें आप लोग लिखोगे कि DH/dt एट h इक्वल्स टू 15 नॉट 5। ठीक है, मैं फिर इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। देखो आपको बोल रहा है कि जो पानी का कोन है आपका धीरे धीरे समय के साथ में वो श्रिंक होगा और उसका हाइट धीरे धीरे कम होता जाएगा। उसी के हाइट का रेट ऑफ चेंज आपसे पूछा हुआ है। कौन से मोमेंट पे? तो उस मोमेंट पे जब आपके पानी का कोन ऊपर से 5 मीटर डिस्टेंस पे है, और ऊपर से अगर वो 5 मीटर डिस्टेंस पे है, एट द सेम मोमेंट वो नीचे से कितने डिस्टेंस पे है, 15 मीटर पे है। लेकिन हम जो एच यूज़ कर रहे हैं अपने एक्सप्रेशन के अंदर में, उसमें हम एच ऊपर से नहीं ले रहे हैं, हम एच कहाँ से ले रहे हैं, नीचे से ले रहे हैं। तो इस सिचुएशन का जो नीचे से हाइट होगा ना, मतलब नीचे से 15 बोलूँ ऊपर से 5 बोलूँ, सिचुएशन तो सेम ही है ना। लेकिन ऊपर से लिया हुआ 5 मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मैं जो एच डेवलप कर रहा हूँ यहाँ पे इस फॉर्मूले में, वो एच ऊपर से नहीं नापा गया। कहाँ से नापा गया है? वो नीचे से नापा गया। इसीलिए मैं नीचे वाला जो हाइट आएगा ना उसको लूँगा, और वो कितना इस सिचुएशन में, 15। आया बात समझ? तो एक तरीके से मुझे DH/dt एट h इक्वल्स टू क्या मांगा हुआ है, 15। अब नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर कि इस क्वेश्चन में एक और कैच है। एक और कैच क्या है? देखो V इज वेरिएबल, जैसे जैसे पानी बाहर लीक होगा वैसे वैसे जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है इन द कोन वो चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट 1/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। लेकिन R और H में कोई वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट है कि क्या है? ये दोनों वेरिएबल, दोनों वेरिएबल। और ये समस्या है हमारे लिए कि दोनों वेरिएबल हम एक साथ डील नहीं कर पाएंगे। हमको तो dV/dt दिया और DH/dt पूछा है। आया बात समझ? वो क्या दिया बताओ? dV/dt दिया है और क्या पूछा है बताओ? DH/dt पूछा है। तो हमको तो V और H में ही रिलेशनशिप चाहिए। ये जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना R आया हुआ है यहाँ पे, इसको हटाना होगा यहाँ से। अब R हटाने के लिए पूरा मेहनत करना है आप, और R हटाने के लिए क्या होगा वो आप देखो ध्यान से बोर्ड पर, थोड़ा सुनना और समझने का ट्राई करना। इसको वाइट कलर से लगा देता हूँ, थोड़ा मोटा बना देता हूँ, समझ में आ जाएगा। अगर आप सपोज करें कि ऊपर से ऐसे एक हाइट बना देते हो और ऐसे एक हाइट, मतलब एक रेडियस यहाँ बना देते हो, तो मैं आपको 2 ट्राइंगल दिखा रहा हूँ, देखना कि ये ऑब्जर्व हो रहा है कि नहीं। एक ये वाला और एक इसी का दोस्त ये वाला, ठीक है। और वापस से ये दोनों ट्राइंगल भी बहुत ही आराम से बिना कुछ ज़्यादा मेहनत किए सिमिलर हो जाएगा। बोलोगे क्यों? तो ये 90 और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, कॉमन। तो इनके भी जो साइड्स का रेशियो है वो क्या होना चाहिए, सेम प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अब अगर वो प्रोपोर्शनलिटी का रिजल्ट आप लिखते हो तो यहाँ देखो साइड में ध्यान से, थोड़ा सोचना ध्यान से। हाँ, ये वाइट वाला कितना है, 20। तो एक बार मैं 20 ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, ये नीचे वाला हाइट H, इसके करस्पॉन्डिंग कौन होगा, ये होगा। तो ऊपर 20 नीचे H। फिर आप रेडियस में फोकस करो, बड़े वाले कोन का रेडियस कितना है, 10, और इसके करस्पॉन्डिंग कौन है, ये R। तो नीचे आ जाएगा R। अब यहाँ से यू विल फाइंड कि कट के हो गया 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो H वहाँ जाएगा, R यहाँ आएगा, यू विल गेट H इज इक्वल्स टू 2R। ये आप यूज़ करोगे इसमें तो आपको मिलेगा V इज इक्वल्स टू, वो सब नहीं दिखाने से होता, हालांकि मैं लिखवा दूंगा, चलो टेंशन मत लो उसके लिए। ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? अच्छा, आपको मैं फिर एक बार दोहराऊंगा कि V और H में रिलेशनशिप चाहिए, तो आपको ये वाला फॉर्मेट बढ़िया रहेगा आपके लिए कि ये वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। R इक्वल्स टू H/2 अच्छा रहेगा, H/2 अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको V चाहिए और क्या चाहिए, H चाहिए। तो V आ गया 1/3 पाई, R की जगह पर यू कैन राइट H/2 का होल स्क्वायर इंटू H। सॉल्व करोगे तो V इक्वल्स टू 1/3 पाई H स्क्वायर बाई 4 इंटू H, ऑल टुगेदर V इज इक्वल्स टू 1/12, 3/4 जा पाई, और H स्क्वायर इंटू H का वैल्यू कितना हो जाएगा, H क्यूब। ये हो गया आपका वो रिलेशनशिप जिसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में आप लोग एक बार लिखना मत, मैं लास्ट में ठीक से लिखवा दूंगा। इसका भी मार्किंग कर देता हूँ, A B C D E हो गया। अब अगले पेज में देखो, V इज इक्वल्स टू 1/12 पाई H क्यूब है आपके पास,
dbs wrt t, तो आपको मिलेगा dv dt इज इक्वल्स टू 1/12 इंटू पाई इंटू 3h स्क्वायर dh dt, और आपको dh dt चाहिए था, थोड़ा काट लो यहाँ पे, 312 का 4 हो जाएगा। बाकी यू हैव dv dt इज इक्वल्स टू आई थिंक पाई h स्क्वायर अपॉन 4 और यहाँ पर dh dt, तो अल्टीमेटली dh dt का आंसर आएगा दिस इज इक्वल्स टू 4 ऊपर चला जाएगा शायद, 4 डिवाइडेड बाई पाई h स्क्वायर इनटू मेरे ख्याल में dv dt। ठीक है, अब h आपको कितना यूज करना है 15, सो एट h इक्वल्स टू 15 इक्वल्स टू 4 बाई पाई इंटू आई थिंक 15 का स्क्वायर, और dv dt क्या यूज करोगे आप -5। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो 4 बाई पाई इंटू 15 कर लो इंटू -5, एक कट जाएगा शायद 3, सो -4 बाई 45 पाई, और यूनिट क्या होगा आपको dh dt है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड ही होना चाहिए शायद, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, कर लो कॉपी। सुनो, सॉल्यूशन का फॉर्मेट में एक बार बोल रहा हूं, आप इसको देख लो। अब ये डायग्राम बनाना हो गया सबका, अब लिखो वी हैव v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, v इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। इसके आगे लिखो अगेन बाई एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABE सिमिलर ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ABE सिमिलर ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ABE सिमिलर ट्राइंगल ACD। आगे लिखो देयरफॉर 20/h इज इक्वल्स टू 10/r, देयरफॉर 20/h is equals to 10/r, this implies h equals to 2r and this implies r equals to h/2, r equals to h/2। इसके नीचे लिखो using this in equation 1 we get यहाँ बोर्ड पर देखो, यहाँ सब सीरियल वाइज कॉपी करते जाओ, ठीक है।